हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है सेल्स। डेट मीन कोशिकाएं। आप सब लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। जो भी नाइन्थ में पढ़े होंगे, नाइन्थ के सिलेबस में सेल्स पढ़ने थे सारे लोगों को। चलिए उसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो बायोलॉजी के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सेल्स के बारे में। देखिए सेल्स क्या होते हैं। सब लोग जानते हो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेट मीन्स जो भी हमारा शरीर है, कोई भी सजीव है, वो जितने भी सजीव होते हैं सबसे सब किससे बने होते हैं? जितने भी सजीव होते हैं सबसे सब सेल से बने होते हैं। डेट मीन्स सबसे सब किससे बने होते हैं? कोशिकाएं से बने होते हैं, है ना। मतलब इसको लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल। क्या होता है सेल? जो होता है बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। डेट मीन्स ये सबसे बेसिक आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब सबसे बेसिक है। जो भी कोई भी हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गेनल, कोई भी अंग बना हुआ है या किसी भी सजीव में कोई भी अंग बना हुआ है, वो किससे बना होता है? कोशिकाएं से बना होता है। इससे पहले के क्लासेस में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कोशिकाएं क्या होते हैं। दो तरह से पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। इसके बाद इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज लिए थे कि जो सजीव होते हैं, जो भी जीव होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर भी होते हैं, डेट मीन्स एक कोशिकीय भी होते हैं, और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, डेट मीन्स बहुकोशिकीय भी होते हैं, है ना। तो चलिए सारे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, या जो भी बचा हुआ होगा आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मेन ये है कि अगर ये एक कोशिकीय है तो यहाँ पर कोशिका, डेट मीन्स सेल, ये है क्या? तो हम सबसे फर्स्ट, ये कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पर पूछता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपको कभी कभी एसएससी वगैरह में, जो सीएपी, मतलब सीजीएल भी नहीं, जो प्लस 2 लेवल का एग्जाम होते हैं एसएससी में, उसमें इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बेसिक और बेसिक फंक्शनल यूनिट या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा है? तो सेल है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेल के बाद हमने यहाँ पर दो फिगर लगाया है। एक जो है रॉबर्ट हुक का, और दूसरा फिगर किसका है? ल्यूवेन हुक का। दो फिगर है, रॉबर्ट हुक और दूसरा ल्यूवेन हुक। देखिए ये दोनों नाम याद करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है नहीं। यहाँ पर हुक है, यहाँ पर हुक है ना, लीवन हुक और रॉबर्ट हुक। तो ये दोनों कौन थे? देखिए जो रॉबर्ट हुक थे, इनको बोला जाता है जो सबसे फर्स्ट सेल था, सबसे फर्स्ट जो कोशिका था, इसका डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सा? तो फर्स्ट सेल था डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये ल्यूवन हुक कौन से थे? ये भी फर्स्ट सेल का ही डिस्कवरी किए थे। तो बहुत बार यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि दोनों फर्स्ट सेल का डिस्कवरी कैसे किए थे। तो रॉबर्ट हुक जो थे, वो सबसे फर्स्ट जो सेल का डिस्कवर किए थे, वो किस टाइप का सेल था? तो वो जो था डेड सेल था। किस टाइप का सेल का डिस्कवर किए थे? डेड सेल थे। डेट मीन्स किसके हेल्प से? तो फोर्थ सेल के हेल्प से। तो ये फोर्थ सेल कौन सा था? प्लांट सेल था, और ये डेड सेल था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फर्स्ट कोशिका का आविष्कार किसने किया था, तो क्या बोलेंगे आप? रॉबर्ट हुक बोलेंगे। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे फर्स्ट जीवित कोशिका का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे? ल्यूवेन हुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूवेन हुक बोलेंगे। चलिए, तो हम कोशिका का इन्वेंशन जान गए, कोशिका का आविष्कार जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दो और साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा किया जाता है। देखिए अब इन्होंने, किसने? रॉबर्ट हुक और लीवन, रॉबर्ट हुक और लीवन हुक दोनों ने कोशिका की खोज तो कर ली। बट इसके बाद जैसे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब हाई पावर थे, हाई स्केल थे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट शुरू हो गया, मतलब लोग डेवलप करने लगे। तो क्या किए? कोशिका के अंदर भी जाकर लोग अध्ययन करना शुरू कर दिए, कोशिका का स्टडी करना शुरू कर दिए। और उसी के बेसिस पर क्या दिया गया? उसी बेसिस पर कोशिका सिद्धांत
दिया गया, और एथिन से द्वारा दिया गया। तो ये दो साइंटिस्ट मिलकर दिए। सबसे फर्स्ट कौन से थे? शेल्डन और सेकेंड स्वान। तो सोचता सिद्धांत किसने दिया था? तो शेल्डन और स्वान ने। ध्यान दीजिएगा, सोचता सिद्धांत किसने दिया था? तो शेल्डन और स्वान ने। अब देखिए, जब सोचता सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया था, तो सबसे फर्स्ट जो थे वो कौन थे? शेल्डन थे। इन्होंने क्या बताया था? शेल्डन ने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? वो सेल से बने हुए हैं। प्लांट किससे बने हुए हैं? तो प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जो भी प्लांट होते हैं किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। किसने बताया था? शेल्डन ने बताया था। उसके बाद स्वान, अगले साल स्वान इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दिए कि भाई प्लांट्स तो सेल से बने होते ही हैं, एनिमल्स भी हैं, वो भी किससे बने होते हैं? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। डेट मीन्स हमारा भी शरीर किससे बना हुआ है? तो हमारा भी जो शरीर है वो सेल से ही बना हुआ है। इसके बाद जो स्वान थे, इन्होंने एक दो और इसमें ऐड कर दिया सेल थ्योरी में। और क्या इन्होंने बताया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारा सेल है वो किससे बना होता है? उसका जो आउटर सरफेस है वो क्या होता है? बाहरी जो सरफेस है वो बहुत थीन होता है, पतला होता है। कैसा होता है? थीन आउटर सरफेस होता है, बाहरी सरफेस बहुत पतला होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो सेल का जो आउटर सरफेस है वो कैसा होता है? तो थीन आउटर सरफेस होता है। और थीन आउटर सरफेस होने के कारण इसको क्या नाम दिया इन्होंने? इसको नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने ये भी बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल दोनों किससे बने होते हैं? सेल से ही बने होते हैं। स्वीडन ने क्या बताया था? स्वीडन बताए थे कि प्लांट सेल से बने होते हैं। और स्वान क्या बताए थे? स्वान बताए थे कि एनिमल और प्लांट्स दोनों सेल से बने होते हैं। और ये दोनों तो कंबाइंड रूप से ही थे, दोनों ऐसी चीज बताए थे, थोड़े सा डिफरेंस थे। इसलिए सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था? तो दोनों का नाम आता है, शेल्डन का भी और स्वान का भी, है ना। चलिए, और हाँ, एक चीज और, स्वान ने एक और बात बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं? कोशिका भित्ति होते हैं। आपको याद होगा जब फर्स्ट क्लास आप लोग कर थे होंगे, उस समय बताया गया था कि जो टैक्सोनॉमी पार्ट में कितने पार्ट से हम लोग क्लासीफाइड किए थे? तो 5 पार्ट से, 5 टाइप से क्लासीफाइड किए थे पूरे किंगडम को, पूरे सजीव जगत को, है ना। सजीव जगत को 5 पार्ट से क्लासीफाई किए थे। कौन कौन सा पार्ट था? नाम याद है? फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कौन कौन से पार्ट था। तो सबसे फर्स्ट क्या था मेरे पास? मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। और क्या था? फंगी या कवक। और इसके बाद क्या था? प्लांटी, डेट मीन्स पादप। और उसके बाद क्या था? एनिमल, डेट मीन्स जंतु। तो हम लोग पढ़े थे, देखिए मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा में भी सेल वॉल होते हैं। सारे मोनेरा में नहीं होते, बट कुछ मोनेरा में सेल वॉल होते हैं। प्रोटिस्टा में, इसमें भी कुछ होते हैं जिसमें सेल वॉल होते हैं। फंगी में, इसमें भी सेल वॉल होते हैं। प्लांट में, इसमें भी सेल वॉल होते हैं। बट जंतु में सेल वॉल नहीं होता है। तो इन्होंने, स्वान ने किसके बारे में बताया था? उन्होंने बताया था प्लांट्स के बारे में। जो प्लांट सेल है उसमें क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। और सेल वॉल बने किससे होते हैं? तो प्लांट के सेल वॉल किससे बने होते हैं? तो सेलुलोज से बने होते हैं। प्लांट के सेल वॉल किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। फंगी के किससे बने होते हैं? प्रोटेस्टा के किससे बने होते हैं? मोनेरा के किससे बने होते हैं? तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था। इस बार जल्दी से आप लोग को अगर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए कि मोनेरा के सेल वॉल किससे बने होते हैं, प्रोटिस्टा के सेल वॉल किससे बने होते हैं, और फंगी डेट मीन्स कवक के सेल वॉल किससे बने होते हैं। प्लांट का मैंने बता दिया किससे बने होते हैं। तो प्लांट के जो होते हैं सेलुलोज से बने होते हैं। चलिए, तो सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया था? तो शेल्डन एंड स्वाइन। डेड सेल का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक। डेड सेल का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लाइव, दैट मीन्स जीवित कोशिका का आविष्कार किसने किया था? तो ल्यूवन हुक ने, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और नाम है रूडोल्फ विर्चो, है ना। इन्होंने भी क्या किया? जो सेल थ्योरी था इसको थोड़ा सा एडवांस बना दिया। रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया? सेल थ्योरी को थोड़े एडवांस बना दिया, है ना। उन्होंने क्या बताया कि देखिए जो भी सेल होते हैं, जो भी हमारे सेल समूह हैं, वो किससे बने होते हैं? आइदर, देखिए
एक कोशिकीय होते हैं, डेट मीन्स आइदर एक कोशिका होता है या कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। जितने भी जीव हैं आइदर वो एक सेल है, एक कोशिका है, हम पढ़ चुके हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीव। तो आइदर एक ही कोशिका है या क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, बट डेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना। तो और इन्होंने एक और थ्योरी दिया था, मतलब सेल थ्योरी को ही एक्सटेंड किया था इन्होंने। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था कि भाई ये जो कोशिका होती है बनती कहाँ से है, ये आती कहाँ से है, इससे बनने का प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बताया था कि देखिए कोशिका कहीं खुद से नहीं बनती है, किससे बनती है, जो पहले से कोशिका उपलब्ध है ना, उसी से क्या होती है, फर्दर नए कोशिकाओं का निर्माण होती है ना। आइदर इसमें जो जनन प्रक्रिया हो या विखंडन हो, बर्डिंग हो, बहुत सारे टाइप हैं जिससे कोशिका डिवाइड होकर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में परिवर्तित होते। बट ध्यान दीजिएगा, बिना कोशिकाओं के हेल्प से नए कोशिकाएं नहीं बनती है ना। तो इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। दो प्रिंसिपल है इनका, सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अच्छी बात है। जैसे डेट मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछे कि भाई बता दो कोई भी जीव कहाँ से बन गया, वो कोशिका से आप डेवलप कर सकते हो। तो हाँ, जो आज भी लेबोरेटरी में कोशिकाएं बन रही है वो किससे बन रही है, वो कोशिका से हेल्प से ही बनती है। ऐसा नहीं कि तभी आप सुने होंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में कोई ह्यूमन बॉडी बनाया गया है, शिप के बारे में पढ़े होंगे। अच्छी बात है। जो टेस्ट ट्यूब में शिप बनाया गया था, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब शिप था, भेड़ जो था सबसे फर्स्ट, उसका नाम क्या था, इसके बारे में भी अगर आप लोग कमेंट कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई कोई एग्जाम में, छोटे एग्जाम में इसका नाम भी पूछ दिया जाता है कि जो भेड़ बनाया गया था, और सबसे फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब ह्यूमन था, ह्यूमन बीइंग थे, जो सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लड़की बनाई गई थी, उसका नाम क्या दिया गया था। तो चलिए, ये आपके लिए है टास्क, कमेंट कीजिए ये दोनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ फैक्ट है, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है, ताकि इन फैक्टों को एक बार रट लें तो आगे के एग्जाम में काम आएंगे। जैसे सबसे छोटी कोशिका ये कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम की बनी होती है ना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। और एक तीसरी होती है, तो ये जीवाणु की होती है, तीसरी होती है जीवाणु की। और तीस टाइप के जीवाणु जो परजीवी होते हैं, परजीवी का मतलब क्या है, जो दूसरे जीव के अंदर रहते हैं, ये खुद नहीं रहते हैं, दूसरे जीव के साथ चिपके हुए रहते हैं, दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी जो होती है एगो ऑस्ट्रिच होती है। डेट मीन शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है ना। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी जो लिविंग पक्षी है अभी के टाइम में, वो कौन सा है, शुतुरमुर्ग ही है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो इससे बड़े होंगे, जैसे डायनासोर का भी कोई कैटेगरी पक्षी वर्ग में आता था, बट वो क्या हो गए, अभी है नहीं। तो अभी जो पृथ्वी पर सब उपलब्ध जो सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है, शुतुरमुर्ग ही है ना। अब जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर है, उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो उसमें जो है ग्रेनुअल सेल ऑफ सेरेबेलम, दैट मीन्स सेरेबेलम की ग्रेनुअल सेल है। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा कौन सा है, तो ग्रेनुअल सेल है। ऐसे सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। बट मानव शरीर में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु होती है। और सबसे लंबी कौन सी होती है, तो न्यूरॉन्स की होती है। डेट मीन्स हमारे जो दिमाग के पीछे पार्ट में जो होती है न्यूरॉन्स, इस पार्ट की कोशिका होती है। तो न्यूरॉन्स की कोशिका सबसे बड़ी होती है, सॉरी सबसे लंबी होती है, बट सबसे बड़ी कौन सी होती है, ओवम की होती है। ह्यूमन सेल में ऐसे सबसे बड़ी पूछा जाए तो किसकी होती है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उसका सबसे बड़ी होती है। अब देखिए, अब कोशिका का आकार कैसा होता है, तो देखिए आप लोग जितना सोच सकते हो ना, कोशिका का आकार अलग अलग होता है। बहुत सारे कोशिका ऐसा होता है जिसका तो एक शेप होता है, बहुत सारी कोशिका ऐसी भी होती है जिसका शेप हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। एक ही टाइप के कोशिका है और उसका शेप अलग अलग है।
जैसे बचपन से आप लोग सुने होंगे अमीबा के बारे में, है ना? वो किस टाइप का होता है? यूनिसेलुलर होता है। वो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है और उसका शेप क्या होता है? एवरी पॉइंट, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे-जैसे वो 1 से 2 होते हैं, बडिंग होते हैं, दैट मीन्स द्विखंडित होना शुरू होता है। 1 से कितने में डिवाइड हो जाते हैं? 1 से 2 में डिवाइड होना शुरू होते हैं, उनका सेल चेंज होता रहता है। बट कुछ जो हमारे शरीर है, उसमें जो ज़रूरत के अनुसार अंग के आधार पर कोशिकाओं का अलग-अलग आकार होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर नर्व सेल है, तो इसका शेप ये होता है। मसल सेल है, तो देखिए इसका शेप क्या है? जस्ट लाइक ए पाइप की तरह, है ना? और तीसरा शेप क्या है? डिस्क टाइप का भी है। तीसरा शेप क्या है? डिस्क टाइप का है। और तीसरा शेप क्या है? तीसरा शेप देखिए खुरदुरा भी है, स्टार टाइप का भी शेप होता है। तीसरा शेप कैसा होता है? तो क्रोमा टाइप का भी शेप होता है। ऐसे भी कुछ होते हैं जिसका शेप क्या होता है? क्रोमा शेप का भी होता है। तीसरी कोई क्या होती है? जस्ट लाइक ये रेशे के आधार पर होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे-जैसे कोई भी अंग है, कोशिका से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो भी ऑर्गन्स पे कोशिकाएँ होती हैं, तो उस ऑर्गन्स का कोई ना कोई तो वर्क होगा। उस वर्क के अनुसार उस कोशिका का शेप भी चेंज होता है ना? तो कोशिका का शेप आपसे पूछा जाए तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्या होते हैं ये? चेंज होते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई कि अच्छा कोशिका तो है, अब कोशिका में अंग कौन-कौन से हैं? पढ़ना ज़रूरी है ना? तो कोशिका के अंग कौन-कौन से हैं? तो बहुत सारे अंग हैं, वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सही बात है। तो सबसे फर्स्ट किसके बारे में? तो प्रोटोप्लाज्म। दैट मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव भी बोलते हैं। तो अब जीव द्रव क्या होता है भाई? तो देखिए, जो भी सेल होते हैं, जो भी सेल बनते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है ना? सेमी फ्लूइड होता है। दैट मीन्स ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है ना? क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो जीव द्रव बोला जाता है। और जीव द्रव इसका नाम इसलिए है कि ये जो लिक्विड है, दैट मीन्स सेमी फ्लूइड है ना? ये जो सेमी फ्लूइड है, यही हमारे कोशिका को जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। जितने भी जीवन से संबंधित कार्य होते हैं, वो सब किसमें होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? यही जीवन का आधार है मेरा। प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोशिका के जीवन का आधार क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किस टाइप का है? तो एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना? और जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे कोशिका अगर श्वसन ले रही है, कोशिका है, कोई भी सजीव है तो उसको श्वसन चाहिए, तो श्वसन की क्रिया अगर कर रही है, उत्सर्जन की क्रिया कर रही है ना? जनन की क्रिया कर रही है, ये सबके सब किसके अंदर होती है? तो सबके सब जो होती है, सबके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सबके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है प्रोटोप्लाज्म भी है ना? सब इसी के अंदर होती है। और ये बना किससे रहता है प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म में जो है 80% क्या होता है? वाटर होता है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? 80% वाटर होता है। और यही रीजन है कि जब हम लोग डिहाइड्रेट होते हैं, दैट मीन्स हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है? तो ये जो फुस्ता है उससे क्या थम जाता है? तो वाटर थम जाते हैं। दैट मीन्स ये जीव द्रव की मात्रा क्या होती है? थमना शुरू हो जाती है। और जब जीव द्रव खत्म होने लगता है तो कोशिका क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। कोशिका मृत हो जाती है। तो कोशिका के जीवन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो कोशिका के जीवन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसको भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटो वर्ड क्यों यूज होता है? एक तो क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्यों यूज होता है, इसके बारे में जान लीजिए। तो कोई भी अगर कोशिका टर्म आता है, तो उस कोशिका को ही क्या यूज करते हैं? साइटो यूज करते हैं। डेट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें? सॉरी, प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं? दो टाइप
से द्रव होते हैं, दो टाइप से फ्लूइड होते हैं, एक तो बोलते हैं कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रिता द्रव। डेट मीन्स जो द्रव न्यूक्लियस में होता है, किसमें होता है, जो द्रव न्यूक्लियस में होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिता द्रव बोलते हैं। और न्यूक्लियस से बाहर जो भी द्रव है उस सबको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सब लोग को कोशिका द्रव बोला जाता है ना। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों सेम है, नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस फिगर से आपको बता दिए। देखिए जितने भी सेमी फ्लूइड हैं यहाँ पर, वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। बट साइटोप्लाज्म की बात आती है तो ये जो न्यूक्लियस है मेरा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है ना, या न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, दैट मीन्स जो तरल रहा पदार्थ है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। ये जो पिंक कलर का दिया हुआ, इसके अंदर से पदार्थ को छोड़ दिया जाता है, इसके अंदर से फ्लूइड को छोड़ दिया जाता है, तो बाकी बचा हुआ फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसको भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हो, एक साथ जोड़ लेते हो, तो कंबाइंड को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप ध्यान, वो कंफ्यूज मत होइएगा, सही बात है। आपको याद होगा सारे प्रोटोजोआ में तो नहीं होते बट कुछ में होते हैं, और वो किससे बने होते हैं, वो जो बने होते हैं सिलिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सिलिका से बने होते हैं। फर्स्ट, थर्ड, किसमें, फंगी, डेट मीन्स सबत। सबत में किससे बने होते हैं, तो सबत में जो बने होते हैं साइटिन से बने होते हैं। सबत में किससे बने होते हैं, साइटिन से। और प्लांट में किससे, सेलुलोज से। तो मोनेरा, पेप्टिडोग्लाइकोन, प्रोटोजोआ, सिलिका, फंगी, साइटिन, और प्लांट, प्लांट में सेलुलोज। ह्यूमन में किससे बने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन डेट मीन्स जंतु, हम ह्यूमन नहीं बात कर रहे हैं, इसमें जंतु, एनिमल में। तो जंतु में सेल वॉल होता ही नहीं है, तो जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एक बार और रिवाइज कर लें, मोनेरा में डेट मीन्स बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकोन, प्रोटोजोआ में सिलिका, फंगी में साइटिन, प्लांट में सेलुलोज, एनिमल्स मिलते ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में। जैसे देखिए अभी जो ये फिगर था यहाँ पर था ना, ये क्या था मेरा, ये जो था सेल मेम्ब्रेन था, है ना। और सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जो भी इंटीरियर होते हैं, जो भी अंदर में जो भी पार्ट होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उसको बाहर से ढके हुए रहते हैं। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, कुछ अपनी मर्जी से बता दूंगा आपको, ताकि सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छी तरह से जान ले। देखिए सेल मेम्ब्रेन, कभी कभी इसको लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल लिखा रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आपका सिलेबस जहाँ तक है दोनों सेम ही होते हैं लगभग, थोड़े से डिफरेंस बाद में इसके बीच में बनाया गया है, बट आप दोनों सेम ही यूज करेंगे, आइदर सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, है ना। अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो होता है जंतु में नहीं पाया जाता था, बाकी सब में पाए जाते थे। बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं। डेट मीन्स किसमें, ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाए जाते हैं। डेट मीन्स पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं, और किसमें पाए जाते हैं, हम्म, जंतु में भी, हम में भी पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सब में पाए जाते हैं। और कोई भी कोशिका है उसके अंदर जितने भी अंग है या जितने भी अवयव हैं, वो सारे किसके अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ही अंदर होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ये सेमी फ्लूइड के बारे में, तरल पदार्थ के बारे में, कौन सा था, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, वो सब किसके अंदर थे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं। जो आप पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर, वो सबसे सब किसके अंदर होते हैं, सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। और सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो होता है, सेल मेम्ब्रेन बाहर किससे घिरा होता है, सेल वॉल से घिरा होता है। बट ये सेल वॉल किसमें होता है, पादप में होता है, जंतु में तो होता नहीं है ना। और ये सेल वॉल बना किससे होता है, देखिए मेम्ब्रेन वर्ड किस क्यों यूज किया हूं मैं, क्योंकि ये जो बना होता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परागम्य। क्या बोलते हैं, अर्ध परागम्य मेम्ब्रेन से बना होता है।
तो ये अर्ध प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, सेमी परमेबल का वर्क क्या होता है, ये इस टाइप की झिल्ली होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ताकि कोई भी जो बाहरी पदार्थ है ना, वो अंदर आ सके, और अंदर का पदार्थ क्या हो, बाहर जा सके। मतलब जो आपके सेल के लिए जरूरत है वो बाहर से अंदर आ जाए, जो जरूरत नहीं है, जो अपशिष्ट हो गया, उसको क्या करेगा, ये अपने यहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो ये जो है पदार्थों के प्रवेश और निकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, दोनों काम करते हैं। कौन सा लिक्विड या कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा मटेरियल नहीं जाना चाहिए, इसका काम किसके पास है, नियंत्रण करने का सेल मेम्ब्रेन के पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। अब देखिए आने जाने का नियंत्रण करता है, तो जो भी हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है ना, बाहर में, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या और भी जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे कोरोना भी आजकल बहुत ज्यादा सुने होंगे। कोरोना कौन से कैटेगरी में आता है, बैक्टीरिया या वायरस या कोई और है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, क्या है, जल्दी से कमेंट डालिए तो। कोरोना कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कौन सा है, चलिए अच्छी बात है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो कोई भी जो बाहरी तत्व है जिससे हमें बीमारी होती है, उसको क्या करता है, अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि आने जाने का नियंत्रण किसके पास है, कोशिका झिल्ली के पास। ये क्या है, डेट कीपर है, बाहरी क्या है, एक बाउंड्री बना दिया गया है, और बाउंड्री के अंदर डेट कीपर है, भाई डेट पर हम पहरा दे रहे हैं, हम तभी आने देंगे जब हमको लगेगा कि आप अच्छे हो, है ना, जब आप हमारे लिए अच्छे नहीं हो तो चलो बाहर भाग जाओ, और अंदर भी जो खराब है उसको भी निकाल के बाहर फेंक दो, है ना। ये क्या होता है, सेल सिग्नलिंग, डेट मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी सेल सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या करता है, देखिए हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, सबसे फर्स्ट सूचना किसको मिलती है, हमारे न्यूरॉन्स को मिलती है ना, न्यूरॉन्स को मिलती है, और न्यूरॉन्स इस पर सही टाइप से रिएक्शन करता है। तो ये जो न्यूरॉन्स को जो सूचना मिलती है, तो सेल के द्वारा ही जाती है ना, ऐसे यहाँ ध्यान दीजिए, आपके फिंगर में कहीं चोट लगा है और सूचना सेल तक गई है, डेट मीन्स कहाँ तक, न्यूरॉन्स तक गई है। तो ये जो सिग्नल भेजने का जो काम होता है, या सिग्नल भेजने का या रिसीव करने का, दोनों काम कौन से करते हैं, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करते हैं, है ना। अब देखिए एक ही चीज तो दो बार लिखा गया है, ये क्या करता है, चयनात्मक बाधा उत्पन्न करता है, मतलब जो हमारे लिए अच्छे हैं उसको हम चयन कर लेंगे, जो अच्छे नहीं है उसको हम हटा देंगे, उसको हम चयन नहीं करेंगे, तो ये चयनात्मक बाधा, उसको चयन नहीं करेगा मतलब क्या है, अंदर नहीं आने देंगे, जो अच्छा है अंदर आओ, जो अच्छा नहीं है वो अंदर मत आओ। ये सारा काम किसका है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम है, डेट मीन सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारा गेट कीपर है ना, गेट कीपर है, बाउंड्री प्लस गेट कीपर। चलिए अगले अंक के बारे में आते हैं हम लोग, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको पावर हाउस बोला जाता है, सब लोग जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब भाई पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पावर यहीं पर डेवलप होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसमें पाया जाता है, ये सिर्फ यूथेरियोटिक सेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यूथेरियोटिक में पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर सेल बोलते हैं, इस उसको क्या बोलते हैं, पावर सेल बोलते हैं। अब यूथेरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो इसमें जो श्वसन का कार्य करता है, दैट मीन्स जो पावर डेवलप करने का कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मीजोजोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें यूथेरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं, मीजोजोम पाए जाते हैं। यहाँ श्वसन क्रिया होती है, मीजोजोम में होती है ना। और पावर हाउस इसको क्यों बोलते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी भोजन बनाने जाते हैं, क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिलता है किससे, श्वसन से, श्वसन से बर्थ को कंप्लीट कौन करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं उससे क्या बना देता है, ऊर्जा बना देता है। और ऊर्जा किसके फॉर्म में बनाते हैं, तो ये जो ऊर्जा बनाते हैं क्या रिलीज करते हैं ऑक्सीजन से मिलकर, तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज फर्दर टूटकर क्या बन जाता है, एटीपी बन जाते हैं, डेट मीन्स एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या बन जाते हैं, एटीपी बनाए जाते हैं, और इसी एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, हमारी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, संचित होती है ना। और
इसका खोज किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? तो इससे जो खोज किए थे उनका नाम क्या था? उनका जो नाम था अल्टमैन था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। अब ये जो ऊर्जा बनती है इसमें एक और टर्म कभी कभी आ जाते हैं। इसमें जो होता है क्रेब्स साइकिल बनता है। क्या बनता है? क्रेब्स चक्र बनते हैं, क्रेब्स साइकिल बनते हैं। और उसी के हेल्प से क्या होते हैं? ये ऊर्जा डेवलप होते हैं। क्रेब्स चक्र में क्या क्या डेवलप होते हैं? तो क्रेब्स चक्र में दो चीज डेवलप होते हैं। एक क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज फिर फर्दर डिवाइड होकर क्या बन जाते हैं? एटीपी में चेंज होते हैं। दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में चेंज हो जाते हैं। और इसी तो इससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं? 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। जब राइबोसोम में हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो सेवन दो टाइप के होते हैं, कौन सा? 70s और 80s। एटीएस किसमें पाए जाते हैं? तो एटीएस जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और 70s किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। बट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूजन है ना, यहाँ आपको कंफ्यूजन कर सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। 70s राइबोसोम जब बताया जाएगा तो ये कहाँ मिलते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है? किसमें मिलते हैं? यूकैरियोटिक में मिलते हैं। तो ये 70s राइबोसोम किसमें मिलेंगे? फिर ये किससे लक्षण है? प्रोकैरियोटिक सेल से लक्षण है। 70s राइबोसोम किससे लक्षण है? प्रोकैरियोटिक सेल से लक्षण है। तो हमने बताया था प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए के लिए पाए जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो इसमें जो 70s राइबोसोम होता है किसमें मिलता है? डीएनए में मिलता है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में अलग टाइप से डीएनए होते हैं। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं? तो 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है मेरा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी जो होता है हमारा कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। कौन सा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईआर। तो ईआर जो होते हैं, ईआर पाए कहाँ जाते हैं? ईआर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए इस डायग्राम में आपको समझने के लिए दे दिया हूँ यहाँ पर। ईआर जो होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो केंद्रक है मेरा, न्यूक्लियस है ना। तो केंद्रक से लेकर के जो हमारा जो बाहरी पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसके बीच में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ईआर पाए जाते हैं। और ईआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों स्ट्रक्चर होता है। आइदर एक चपटी भी हो सकता है, चपटी टाइप से भी होता है, या क्या होता है? नली नुमा भी होता है ना। दोनों टाइप से पाए जाते हैं, चपटी भी और नली नुमा भी। और ईआर मिलता किसके बीच में है? तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। अब ईआर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। आप पढ़ेंगे ईआर के बारे में। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं स्मूथ होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं? रफ होते हैं। स्मूथ को क्या बोलते हैं? चिकनी। या और रफ को खुरदरी। तो स्मूथ ईआर भी होते हैं, रफ ईआर भी होते हैं। अब दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस है। स्मूथ ईआर में क्या होता है? तो स्मूथ ईआर जो होता है वो किससे बना होता है? वो जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा से बना होता है। किससे बना होता है? वसा से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। स्मूथ ईयर कार्बोहाइड्रेट और वसा से बने होते हैं। और ये जो रफ ईयर होता है किससे बना होता है? तो रफ ईयर पर क्या होते हैं? यहीं पर राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम मिलते हैं। किस पर? रफ ईयर पर राइबोसोम मिलते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फिगर में जो स्मॉल स्मॉल डॉट बनाए हुए हैं आपको, फिगर में क्या बनाए हुए हैं? जो स्मॉल स्मॉल डॉट बनाए हुए हैं, ये सारे डॉट जो है, ये सब किससे लक्षण है? ये जो है राइबोसोम है ना। और ये जो पार्ट है ये कौन सा है? स्मूथ है। और ये क्या है? रफ ईयर है। सॉरी, ये क्या है? रफ ईयर है। और ये क्या है? स्मूथ ईयर है। तो जब रफ ईयर, तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो रफ ईयर में ही पाए जाते हैं। डेट मीन्स खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। अच्छा, ईयर बना किससे होता है? तो ईयर जो बना होता है लाइपो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लाइपो प्रोटीन से बना होता है। ईआर किससे बने होते हैं? तो ईआर जो होते हैं लाइपो प्रोटीन से बना होता है ना। और यही जो है ईआर ही है मेरा, वो किसका काम करते हैं? तो अंत देखिए यहाँ से यहाँ तक होते हैं। तो अंत परिवहन तंत्र,
दैट मीन्स किसी भी चीज को अंदर में कहीं एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना है, तो उसका काम कौन तीसरा है। तो अंदर था जो गाड़ी, जैसे यहाँ ध्यान दिए, अंदर था जो मेट्रो है, जैसे शहर में मेट्रो होते हैं ना, दिल्ली मेट्रो, शहर के अंदर सारे काम करते हैं। तो जो तीसरा के अंदर था जो मेट्रो है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन है, वो कौन सा है, कोई भी चीज तो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है ना। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या बताया, इसमें क्या मिलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अब राइबोसोम के बारे में जानते हैं कि राइबोसोम होता क्या है भाई। तो अभी हम लोग पढ़े राइबोसोम मिलता कहाँ है, तो राइबोसोम मिलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी किस टाइप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ ईयर में मिलते हैं, इसमें रफ ईयर में, जो खुरदरा पार्ट है, स्मूथ ईयर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है ना। चलिए अब देखिए, अगर कोई सेल है उसके अंदर सबसे छोटा अंक पूछा जाए, जिसके अंदर था सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसको हम राइबोसोम ही बोलते हैं, है ना। अब राइबोसोम का सबसे फर्स्ट इन्वेंशन, आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार था, इसका नाम क्या थे, पायलट थे, क्या नाम था, पायलट नाम था। दैट मीन्स इसको और क्या बोलते हैं, जॉर्ज पायलट, फुल नाम क्या था, जॉर्ज पायलट था। तो राइबोसोम का जो आविष्कार किया था जॉर्ज पैलेट ने किया था, इसलिए बहुत बार इसको क्या बोला जाता है, पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो अगर आपको नाम चेंज करके पूछा जाए कि पैलेट पार्टिकल्स क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होता है ना, है इस किसको बोलते हैं, राइबोसोम से ही बोलते हैं, है ना। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण होता है न्यूक्लियस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है ना। और राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्यों भाई, जहाँ निर्माण हो रहा है इसको फैक्ट्री बोलेंगे। तो राइबोसोम के बारे में हमें क्या जानना है, कहाँ मिलता है, रफ ईयर में मिलता है, डेट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। बनता कहाँ है, न्यूक्लियस में बनता है। इसका एक और नाम क्या है, पायलट पार्टिकल्स है ना। और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। अच्छी बात है। अब देखिए राइबोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, अभी हम जस्ट पहले बताए थे। कौन कौन से होते हैं, एक तो बोला जाता है 70s, दूसरे को क्या बोला जाता है, 80s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम होता है, किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 70s राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। और 80s किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 70s और 80s किसमें पाए जाते हैं राइबोसोम, किसमें पाए जाते हैं, 70s प्रोकैरियोटिक, 80s यूकैरियोटिक। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कम वाला है 70 नीचे वाला है ना, तो पहले बना था प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव सेल है, तो इसलिए 70s उसमें पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक क्या है, एडवांस सेल है, इसलिए उसमें क्या पाए जाते हैं, 80s पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोदी बॉडी या ग्लोदी एपार्चस, है ना। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो किया था तैमिलो ग्लोजी ने किया था, और उसी के नाम पर इसको क्या डाल दिया, ग्लोजी बडी नाम रख दिया गया, है ना। ये इसका अर्थ भी क्या है, तो ये भी पदार्थों का परिवहन ही करता है, डेट मीन्स यातायात में क्या करता है, सहायता करता है। और कौन कर रहा था यातायात में सहायता, जस्ट इससे पहले, तो ईआर भी था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था। चलिए अब ग्लौती बजी होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक फिगर में बता दिया, ये जो है क्या है, इसी को बोलते हैं ग्लोथी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोथी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए इस फिगर में आपको जो जो अभी तक पढ़े हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फिगर है इससे आपको कोई भी कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सारे लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। ये जो डॉट डॉट आर्टिकल्स है, ये क्या है, मेरा राइबोसोम है। ये क्या है, मेरा राइबोसोम है। ये जो है देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लगे हुए हैं, है ना, किस टाइप का है, तो रफ ईयर है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, तो ये क्या है, मेरा स्मूथ ईयर है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, पावर हाउस। और अभी हमें देखिए जो आउटर पार्ट है क्या है, मेरे सेल मेम्ब्रेन बने हुए हैं। अभी हम लोग किसके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, लाइजोजोम के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़े हैं, है ना। केंद्रिका और केंद्रक, ये दोनों के बारे में नहीं पढ़े हैं, है ना। न्यूक्लियन और न्यूक्लियस
दोनों के बारे में, केंद्रिता और केंद्रक के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लाइजोजोम के बारे में नहीं पढ़े हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या होता है भाई बाकी चीजें। तो आते हैं, तो एक नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम का वर्क क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि जो भी कोशिका होता है वो किससे बनता है, वो अपने पुराने वाले कोशिका के हेल्प से ही बनता है। नया कोशिका बनने के लिए क्या चाहिए, पुराना कोशिका ही चाहिए, और पुराना कोशिका से नया कैसे बनता है, तो ये जो बनता है मैक्सिमम सेल डिवीजन से ही बनता है, कोशिका विभाजन से ही बनता है। किससे बनता है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही बनता है। और कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो कोशिका विभाजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वो जो है सेंट्रोजोम रिस्पॉन्सिबल है ना। अब देखिए हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन किसमें होता है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है वो किसमें होता है, यकृत में होता है। और सबसे कम किसमें होता है, तो न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। किसमें होता है, न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन होता ही नहीं। इसलिए कहीं भी बोला जाता है कि आप पीछे से, सर के पीछे मत पीटिए, क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। अगर न्यूरॉन्स में किसी भी टाइप की कोई भी इशू आ गई, दैट मीन थोड़ा सा भी चोट हो गया, थोड़ा सा भी कोशिका, एक भी कोशिका डैमेज हो गया, तो फिर से उससे जगह पर कोशिका डेवलप नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कोशिका का विभाजन ही नहीं होता है, और वो क्या हो जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, और क्लॉट बनने से ही बहुत लोग का मेंटल कंडीशन सही नहीं रह पाते हैं। तो सेल डिवीजन, डिवीजन कहाँ नहीं होता है, तो सेल डिवीजन जो होता है न्यूरॉन्स में नहीं होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा यकृत में होता है ना। और ये जो सेंट्रोजोम है ये किसमें पाया जाता है, सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, प्लांट में ये नहीं पाए जाते हैं। तो बोलोगे सर प्लांट कैसे डेवलप करते हैं जब सेल डिवीजन होगा ही नहीं, सेल आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो प्लांट डेवलप कैसे होंगे, तो प्लांट जो डेवलप होते हैं वो किससे में होता है, तो उसमें सेल प्लेट होता है। क्या होता है, सेल प्लेट होता है। तो प्लांट सेल हम पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में फिर इस पर आएंगे डिटेल में। तो प्लांट सेल में जो कोशिका विभाजन होता है वो किससे होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा सिर्फ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा टर्म क्या है, लाइजोजोम्स। अभी फिगर में हम लोग देखे थे लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स क्या होते हैं, तो लाइजोजोम्स जो होते हैं, ये जो होते हैं कोई भी सेल के अंदर चीज जा रहा है ना, किसी भी चीज को क्या करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, तो पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है ना। और इसका आविष्कार किसने किया था, बहुत अच्छा सा नाम है इसलिए मैं इसका नाम याद है, डी डूबे। कौन सा आविष्कार किए थे, डी डूबे, मतलब डूब गए। और ये भी क्या करते हैं, डुबाने वाला ही काम करता है लाइजोजोम, दैट मीन्स जो भी है उसको क्या कर देता है, बचाने का ही काम करता है ना। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो होता है गोल्जी बॉडी में होता है। किसमें, गोल्जी बॉडी में होता है। किसमें होता है इसका निर्माण, गोल्जी बॉडी में होता है। और कोशिका के अंदर पाचन कौन सा करते हैं, तो लाइजोजोम होते हैं। लाइजोजोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और जैसे ही एंजाइम रिलीज करता है, जो भी पार्ट पर एंजाइम रिलीज करता है वो पार्ट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो लाइजोजोम में क्या, अगर आपके कोशिका का कोई एक अंग सही से काम नहीं कर रहा है ना, तो इसको नष्ट कौन करेगा, तो लाइजोजोम करते हैं, है ना। तो इसलिए, और लाइजोजोम कभी कभी क्या करता है, लाइजोजोम जब कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है तो ये पूरी की पूरी कोशिका को ही क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्या करती है, पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देती है ना। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, डेट मीन्स सुसाइडल बैग बोलते हैं, या डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव बैग बैग किसको बोलते हैं, तो डाइजेस्टिव बैग जो है ये लाइजोजोम को बोला जाता है। अब प्लांट में लाइजोजोम पाए जाते हैं कि नहीं, यस प्लांट में पाए जाते हैं, बट वहां लाइजोजोम उसको ना बोल करके क्या बोलते हैं, अस्फीरोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्फीरोजोम बोलते हैं, है ना। तो पादप कोशिका में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अस्फीरोजोम कहते हैं, है ना। और ये अस्फीरोजोम का काम क्या है, तो ये जो वसा है, डेट मीन्स जो सेल्यूलोज जो होते हैं, है ना, क्या होते हैं, सेल्यूलोज जो होते हैं प्लांट में, उसको क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, कौन, अस्फीरोजोम। चलिए आगे आते हैं।
देखिए और जो अंग है कोशिका के, उसको क्या बोला जाता है? रसधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रसधानी भी बोलते हैं। अब वैतुल बोलते हैं। तो रसधानी का काम क्या होता है? इसका जो मेन काम है उत्सर्जन का होता है ना। जो भी उत्सर्जित होती है ना, उसको क्या करती है? ये मतलब जो भी अपशिष्ट आ रहे हैं उसको ये बाउंड्री से, एक लेयर से क्या कर देती है? ढक देती है, ताकि बाहर निकलने में इजी हो, है ना। तो राजधानी क्या होता है या वैतुल क्या होता है? तो ये भी क्या होता है? एक झिल्ली होता है। ये क्या होता है? एक झिल्ली से घिरा होता है ना। मेन वर्थ इसका क्या है? राजधानी का इसका जो मेन वर्थ है, क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है इसको कोशिका को, है ना। कोशिका को क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। चलिए, एक लाइन है, एक बार पूछ दिया गया था एग्जाम में, इसलिए इसको रेट कर दिया गया है कि कोशिका में जो अचल संपत्ति होती है वो किसको क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड को बोला जाता है। कोशिका में अचल संपत्ति किसको बोला जाता है? न्यूक्लिक एसिड को बोला जाता है। चलिए, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस का खोज सबसे फर्स्ट किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। और पूरी कोशिका का होता है उसका नियंत्रण, डेट मीन्स उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। किससे होता है? न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलते हैं? तो क्रोमोजोम भी मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? जीन भी मिलते हैं। अब ये क्रोमोजोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है न्यूक्लियस पूर्ण विकसित नहीं होता है ना। अब देखिए, पूर्ण विकसित न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? तो न्यूक्लियस जो होता है वो चार पार्टों से बनकर बनता है। सबसे फर्स्ट क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या होता है मेरे पास? न्यूक्लियो प्लाज्म, मतलब केंद्रक का भी एक झिल्ली होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक जो झिल्ली कौन सा होता है? कोशिका का झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस भी किससे जुड़े होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर भी एक झिल्ली होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमने पढ़ा था, देखिए ध्यान दीजिए अभी आप लोग, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता था? वो सारे फ्लूइड होते थे, सारे द्रव्य जो होते थे, जीव द्रव्य जिसको बोलते थे, जिसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाए और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी आ जाए, है ना। और साइटोप्लाज्म अलग होते थे, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में ये दोनों होता था। तो न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होते हैं, है ना। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिता बोलते हैं। देखिए, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, केंद्रक और केंद्रिता में। केंद्रक में क्या आ जाते हैं? चारों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और केंद्रक किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। बट केंद्रिता क्या होता है? तो केंद्रिता सभी में पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। जब न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप नहीं होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है, फिर भी केंद्रिता पाया जाता है। और इसमें एक और पार्ट क्या होता है? क्रोमेटिन जालिका होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। चलिए सबके बारे में थोड़े थोड़े सा हम और पढ़ लेते हैं। तो केंद्रक झिल्ली क्या है? ये क्या करता है? केंद्रक तो चारों ओर से घेरे रहता है ना। और केंद्रक को किसे? कोशिका द्रव से पृथक रहता है। केंद्रिता से कोशिका द्रव से पृथक रहता है। यहाँ भी क्या होते हैं? राइबोसोम इसके अंदर भी पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव क्या है? जान रहे आप लोग? सेल में कौन से होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में दो टाइप से द्रव होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होते हैं, है ना। अब न्यूक्लियोस डेट मीन्स केंद्रिका। अब केंद्रिका के बारे में आपको क्या जानना है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, आइदर आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों से दोनों में क्या मिलते हैं? केंद्रिका पाए जाते हैं। और केंद्रिका के अंदर ही क्या होता है? राइजो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? केंद्रिका में होता है। और ये आरएनए ही क्या है? आरएनए ही है ये प्रोटीन संश्लेषण में
मदद करते हैं। आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो ये था मेरा तीसरे पार्ट बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए हम लोग बहुत सारे अंग के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। जो भी बचे हुए पार्ट हैं, जो कोशिका के अंग हैं, अगले क्लास में आपको सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात है। तो एक बार जाइए, इसको जितना मैं पढ़ा हूँ, देखिए थोड़ा मैं स्लो चला हूँ, उससे कंफ्यूज मत होइए। अगर कोई बच्चे को लग रहा है सर बहुत ज़्यादा स्लो हो गए तो आप 1.25 1.5 में भी देख सकते हैं इस वीडियो को, उसके लिए इशू नहीं है। तो देखिए, जाइए अब मेरे चैनल पर ईसीएस जो हमारे ग्रुप का चैनल है, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।